हाँ बच्चों, मैं आज आपको सारणिक के चैप्टर पढ़ाऊंगा। चैप्टर 4 है सारणिक डिटर्मिनेंट्स। मैं आपको सारणिक क्या है, सारणिक में कितने अवयव होते हैं, क्या तत्व कहलाता है, और सारणी को किस रूप में लिखा जाता है, सारणी का गुणा कैसे किया जाता है, द्वितीय कोटि की सारणी का प्रसार कैसे किया जाता है, ये सब बातें मैं आपको इस सारणिक में पहले चैप्टर को शुरू करने से पहले बताऊंगा। तो हम बच्चों सबसे पहले दो समघात रैखिक समीकरण लेते हैं। a1x प्लस b1y इक्वल 0, ये फर्स्ट इक्वेशन रहेगा। फिर a2x प्लस b2y इक्वल टू 0, ये सेकंड इक्वेशन रहेगा। अब बच्चों समीकरण एक से a1x प्लस b1y इक्वल 0 लिखेंगे। a1x इक्वल माइनस b1y होगा। अब बच्चों x अपान वाई इक्वल टू माइनस b1 अपान a1 हो सकता है। इसको हम इक्वेशन थर्ड बनाएंगे। अब समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 को लिखेंगे a2x प्लस b2y इक्वल 0। तो a2x इक्वल माइनस b2y हुआ। x अपान वाई इक्वल टू माइनस b2 अपान a2, ये इक्वेशन फोर्थ हो गया। अब समीकरण देखिए बच्चों, समीकरण 3 और 4 क्या है, बराबर है। देखिए ये भी x अपान वाई के इक्वल माइनस b1 बाई a1 है, और x अपान वाई इक्वल टू क्या है, माइनस b2 बाई a2 है। ये दोनों इक्वेशन क्या हो गए, बराबर हो गए। तो लिखेंगे हम लोग क्या यहाँ पर, समीकरण 3 व 4 से। तो जब 3 और 4 से लिखेंगे तो माइनस b1 अपान a1 इक्वल माइनस b2 अपान a2 होगा। माइनस माइनस को कैंसिल कर देंगे और इसका हम बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। देखो a1 b2 माइनस b1 a2, क्या लिख देंगे बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, a1 b2 और a1 b2 इक्वल b1 a2 हो जाएगा। ये समझ में आया ना आपको। ये अब इसको हम ट्रांसपोज कर देते हैं। देखिए a1 b2 माइनस b1 a2 इक्वल क्या हो जाएगा, ये 0 हो गया। ये भी आपको समझ में आ गया होगा। बच्चों इस इक्वेशन को हम 5 नंबर इक्वेशन दे दें। इस 5 नंबर इक्वेशन को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि a1 b1 a2 b2 इक्वल 0, ऐसा लिख सकते हैं इस इक्वेशन को। ये इक्वेशन बन जाएगा 6 नंबर। अब हम इन दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, तुलना करेंगे। क्या करेंगे, तुलना करेंगे। जब हम तुलना करेंगे तो देखिए a1 b1 a2 b2 इक्वल, देखिए ये भी 0 के बराबर, ये भी 0 बराबर। तो 0 हमको लिखना नहीं है, हमको किसको लिखना है, इसको लिखना है। a1 b2 माइनस b1 a2, ये इक्वेशन आपका बन जाएगा 7 नंबर। तो बच्चों इसका जो बाएं साइड का, लेफ्ट साइड का जो पार्ट है, ये a1 b1 a2 b2 क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। क्या कहलाएगा ये, इसको हम सारणिक कहेंगे। a1 b1 a2 b2 ये क्या कहलाएगा, सारणिक कहलाएगा। समझ में आया ना बच्चों इसका। हाँ बच्चों, तो मैं बताया कि ये जो बाएं लेफ्ट साइड का पार्ट है, ये a1 b1 a2 b2 ये क्या कहलाता है, सारणिक कहलाता है। इसमें क्या होता है, 2 पंक्ति होती हैं और 2 कॉलम होते हैं। पंक्ति किसको कहते हैं, देखिए यहाँ पंक्ति जो है a1 b1 और a2 b2, इस पंक्ति को हम लोग क्या बोलेंगे, r1 बोलेंगे, और इस पंक्ति को क्या कहेंगे, सेकंड पंक्ति को r2 कहेंगे, रो। और ये कहलाता है कॉलम, और ये सेकंड कॉलम कहलाएगा, ये फर्स्ट कॉलम कहलाएगा c1 c2। तो इसमें मैं ये लिखूं बच्चों, इसमें 2 पंक्ति होती है और 2 कॉलम होते हैं। इसमें 2 पंक्ति और 2 स्तंभ या कॉलम। हाँ तो बताया था कि इसमें 2 पंक्ति होती है, मतलब रो होते हैं, और 2 स्तंभ मतलब 2 कॉलम होते हैं। अब बच्चों ये बताना चाह रहा था कि जो इसके प्रसार में, क्या इसके सारणी के प्रसार में, इसके प्रसार में अर्थात ये a1 b2 माइनस a2 b1 प्रत्येक 2 पदों का गुणनफल है। प्रत्येक राशि, प्रत्येक पद 2 पदों का, 2 पदों का क्या है, गुणनफल है। प्रत्येक राशि भी लिख सकते हैं यहाँ पर, प्रत्येक राशि 2 पदों का गुणनफल है। इसको बच्चों जो 2 राशि के जो गुणनफल है, इसे हम द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं, या डिटरमिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर कहते हैं। क्या कहते हैं इसे, द्वितीय कोटि का सारणिक कहते हैं। इसे द्वितीय कोटि का सारणिक
कहते हैं। इसी को मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड डेरिवेटिव ऑर्डर कहेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर। ये बात आपको क्लियर हो गई, समझ में आ गया कि द्वितीय कोटि का सारणी किसे कहते हैं? जो a1 b2 माइनस b1 a2 है, ये के प्रत्येक पद के राशियों का जो प्रसार किया, एक्सपेंड किया, इसको हम लोग द्वितीय कोटि का सारणी कहते हैं या डिटर्मिनेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर कहते हैं। ठीक है ना। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो a1 b1 है, a1 b1 a2 b2, a2 और b2 ये क्या चीज है? a1 b1 a2 b2 को हम क्या कहेंगे? ये a1 b1 a2 b2 सारणी के अवयव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवयव, सारणी के अवयव कहलाते हैं। बात समझ में आई ना कि सारणी के अवयव कौन कौन कहलाएंगे? देखिए a1 b1 a2 b2 सारणी के अवयव कहलाएंगे, और ये जो है ये a1 b2 b1 a2 ये क्या कहलाएंगे? सारणी के तत्व या एलिमेंट कहलाएंगे। सारणी के तत्व या एलिमेंट कहते हैं। कहलाते हैं। ये समझ में आ गई बात आपको कि सारणी के तत्व क्या कहलाता है? a1 b2 b1 a2, ये a1 b1 a2 b2 क्या कहलाएगा? सारणी का अवयव कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसके आगे मैं बताऊंगा। अब बच्चों मैं बताऊंगा आपको कि सारणी को हम लोग लिखते कैसे हैं। ठीक है ना। सारणी को लिखते कैसे हैं ये आपको बताऊंगा। सारणी को क्या करते हैं? सारणी को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच में दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच एक वर्ग के रूप में लिखते हैं। कैसे लिखते हैं सारणी को? सारणी को मैं आपको बताऊं, सारणी को दो ऊर्ध्वाधर रेखा, वर्टिकली लाइन, दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच वर्ग के रूप में लिखते हैं। वर्ग के रूप में लिखते हैं। समझ में आया बच्चों कैसे लिखते हैं? सारणी को दो ऊर्ध्वाधर रेखाओं के बीच वर्ग के रूप में लिखते हैं। इस प्रकार से लिखते हैं, जैसे देखिए ये दो वर्टिकली लाइन हो गई ना, और इनके बीच एक वर्ग के रूप में सारणी को हम लिखते हैं। ठीक बात बच्चों समझ में आई ना? बात क्लियर हो गई सारणी को हम कैसे लिखेंगे। हाँ बच्चों, अब ये सारणी का जो बता रहा था आपको a1 b1 a2 b2 बराबर a1 b2 माइनस b1 a2, तो मैं ये बता रहा था बच्चों आपको कि सारणी का जो मुख्य विकर्ण अवयव है, मुख्य विकर्ण अवयव कौन कहलाता है और शेष अवयव कौन कहलाते हैं। देखिए मुख्य विकर्ण अवयव किसको कहते हैं हम लोग? मुख्य विकर्ण अवयव ये कहलाता है a1 b2, a1 और b2 मुख्य विकर्ण अवयव कहलाएंगे a1 b2, और शेष अवयव जो बचेंगे वो शेष अवयव कहलाएंगे। क्या बचेंगे? a2 और b1, a2 b1 ये शेष अवयव कहलाएंगे। तो जो बच्चों इनका हम गुणनफल करते हैं, द्वितीय कोटि के सारणी का गुणनफल कैसे किया जाता है? देखो तो गुणनफल करने का तरीका बताओ। मुख्य विकर्ण अवयव का गुणनफल देखेंगे। मुख्य विकर्ण अवयव का गुणनफल माइनस शेष अवयव का गुणनफल, शेष अवयव का गुणनफल, शेष अवयव का गुणनफल। मुख्य विकर्ण अवयव का गुणनफल क्या कहलाएगा? देखिए मुख्य विकर्ण अवयव कौन है? a1 b2 माइनस a2 b1 होगा। इसको बच्चों हम एक और सरल तरीके से भी समझ सकते हैं। कैसे? देखिए ये बनाया हमने सारणी, a1 लिखा, b1 लिखा, a2 b2 लिखा। तो जो ये बनाए बच्चों ये पॉजिटिव रहेगा। क्या रहेगा? ये पॉजिटिव रहेगा, धनात्मक। ये विकर्ण अवयव वाला है a1 b2, और जो इधर से एरो जाएगा बच्चों ये वाला का निगेटिव में आंसर आएगा। देखिए तो इसी को क्या आएगा? ये निगेटिव में आएगा। तो इसको हम लोग कैसे लिख दिए? देखिए a1 b2 माइनस a2 b1 भी हम इस सारणी के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं बच्चों। अब एक बात और अच्छी बात आपको बताऊं कि सारणी को हम दर्शाते किससे हैं। देखिए इसको सुनिए, सारणी को हम हमेशा किससे दर्शाएंगे? सारणी को दर्शाने का तरीका आपको बताएं। सारणी को किससे डेनोट करेंगे आप? दर्शाने का संकेत, नेशन
डिटर्मिनेंट्स को डेनोट करने का नेशन क्या है, या तो डेल से डेनोट करते हैं या डी से डेनोट करते हैं। ठीक है बच्चों, समझ में आया, डेल या डी का। और एक बात और आपको बताऊं सारणिक के बारे में कि सारणिक का एक संख्यात्मक मान होता है। सारणिक का एक संख्यात्मक मान, निश्चित संख्यात्मक मान होता है बच्चों। ये मैं सारणिक के बारे में आपको समझाया। अब मैं अगले दिन आपको सारणिक के गुण के बारे में बताऊंगा बच्चों। इसलिए आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि अगले वीडियो में आपको मैं पढ़ाई करा सकूं इसका।